द हेल्थ टॉक में हम आपको बताते हैं अपनी अच्छी सेहत मेंटेन करने के तरीके, डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स और सेहत से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं, जिनके लिए हम हमेशा एक एक्सपर्ट को लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में हुए एक ऐसे मेडिकल एक्सपेरिमेंट की जो दुनिया का इस श्रेणी का पहला और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। हमारे लिसनर्स, खासकर जो डायबिटिक हैं, उनके लिए आज का शो बहुत ही खास है। आज एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसमें बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेकर उसे प्रोसेस कर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के पैनक्रियाटिक ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। विद टाइम पेशेंट का इंसुलिन इंजेक्शन लेना बहुत कम या पूरी तरह से बंद हो जाता है। हमारे साथ हैं पीजीआई चंडीगढ़ के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अनिल भंसाली, जो हमें अपने इस अनोखे एक्सपेरिमेंट, उसका प्रोसीजर, कॉस्ट, रिजल्ट, साइड इफेक्ट्स एक्सेट्रा के बारे में बताएंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर भंसाली। थैंक यू। Dr. Bhansali, first thing that I want to ask you is how did the idea of stem cell therapy came up? Okay, स्टेम सेल का जो आइडिया आया पीजीआई में शुरू करने का, वैसे काफ़ी लोग इस एरिया में रिसर्च कर रहे थे। जैसे हमारे साथी हैं जो कार्डियोलॉजी में हैं, हमारे न्यूरोलॉजी वाले साथी हैं, ये लोग इस एरिया में काम कर रहे थे। डायबिटीज़ में उस विषय में अभी तक कोई काम नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि डायबिटीज़ के अंदर क्यों नहीं शुरू किया जाए। और फिर हमने इसको पूरा वर्ल्ड लिटरेचर में इसको खोजा, तब पता चला कि दुनिया में केवल एक ही सेंटर है जो बच्चों की डायबिटीज़ में स्टेम सेल पे काम कर रहा है, और जो बड़ों की डायबिटीज़ है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें कोई भी दुनिया में काम नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस एरिया में, इस टाइप 2 डायबिटीज़ में शुरुआत की जाए। तो उसके लिए फिर हमने पहले लिटरेचर को सर्च किया, पूरा मालूम किया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। देन वी चोज ए स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच जो लोगों ने दुनिया में किया है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़े। तो हमने सबसे पहला काम ये 2008 में शुरू किया। पहला केस हमने 14 मार्च, आई रिमेंबर द डेट आल्सो, 14 मार्च 2008 को किया। सो ही वाज ए पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज थे। ही वाज फ्रॉम करनाल एंड ही ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर दिस थेरेपी। And we were also not experienced at this juncture, but we took care and now उनके 2 साल पूरे हो गए स्टेम सेल थेरेपी को, और वो अभी भी इंसुलिन से ऑफ है। वो 74 यूनिट इंसुलिन लगा रहे थे उस समय, और अभी भी वो इंसुलिन से ऑफ है। हाँ, गोलियाँ उनको अवश्य चल रही हैं, पर इंसुलिन उनको बंद है। That's great. सर, आप मुझे बताइए पहले तो ये स्टेम सेल थेरेपी होती क्या है? ऐसा कि स्टेम सेल्स हमारे शरीर में, स्टेम सेल का मतलब है कि ऐसे सेल जो ये क्षमता रखते हैं कि वो और किसी भी सेल में अपने आप को विकसित कर सके। जैसे हम चाहें कि स्टेम सेल से पैंक्रियाज बन जाए, उनसे पैंक्रियाज बन सकता है। हम चाहें कि स्टेम सेल से लीवर बन जाए, तो उनसे लीवर बन सकता है। तो स्टेम सेल ऐसे सेल हैं जिनमें ये क्षमता है कि वो कोई भी सेल बन सकते हैं। ये स्टेम सेल हम 3 सोर्सेज हैं जिनसे प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हम चाहते हैं अपने मनुष्य अपने शरीर से ही ले, वो सबसे सेफ है और उसमें कोई एथिकल इश्यूज़ नहीं है, कोई एथनिक इश्यूज़ भी नहीं है। तो वो हम यूजुअली हिप बोन से हम स्टेम सेल निकालते हैं। इनको हम कहते हैं बोन मैरो डिराइव्ड स्टेम सेल्स। दूसरा, आपने सुना होगा इन दिनों में अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल का बात बहुत चल रहा है कि बच्चे के पैदा होते ही अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टेम सेल्स को रखा जाता है। उसमें थोड़ा सा इश्यूज़ ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स में वो केवल उन्हीं बच्चों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जिनके वो रखे गए हैं, और उनका प्रयोग कितने साल बाद होगा किसी को नहीं पता। तो तब तक वो सेल वास्तव में सही रह पाते हैं कि नहीं पाते, किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल को जो प्रिजर्वेशन करने का जो हमारे देश में होड़ लगी है कि हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे के स्टेम सेल रखें, उसको कभी फ्यूचर में, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। और तीसरा सोर्स है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो यूजुअली एम्ब्रियोज होते हैं जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो करते हैं, वो सोर्स है। तो उसमें बड़े एथिकल इश्यूज हैं और उसमें कैंसर भी बनता है। तो हमने बड़ा सबसे सेफ, जहाँ कोई एथिकल कंसर्न नहीं था और कोई एथनिक इशू नहीं था, वो है अपना मनुष्य का अपना सेल, यानी पेशेंट का अपना स्टेम सेल। उसके हमने हिप बोन से निकाला, उसको प्यूरिफाई किया, हार्वेस्ट किया, और हार्वेस्ट करने के बाद उसको पैंक्रियाज में डाला। जी, ये स्टेम सेल्स हार्वेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है? उसका प्रोसीजर ये है कि पहले तो हम उसमें देखते हैं कि हमने मैरो से कितने स्टेम सेल निकाले। तो यूजुअली ये 3 बिलियन के आसपास टोटल सेल निकाले हम लोगों ने। तो पहले तो मैरो से एस्पिरेट किया,
मैरो से एस्पिरेट करने के बाद स्टेम सेल को सेपरेट किया, जिसको हम फाइकोल ग्रेडियंट से सेपरेट करते हैं, और उसके बाद उनको हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उस हार्वेस्टिंग के अंदर द स्टेम सेल्स बिकम ए स्मॉल कंसनट्रेट अराउंड 10 ml, and this 10 ml concentrate of a stem cell, then it is injected into the pancreas. ओके सर, कितना इम्प्रूवमेंट का चांस है पेशेंट में? हाँ, अभी तो मैं कहूँगा कि हमारा पायलट स्टडी था। हमने शुरू में 10 पेशेंट में किया, जो हमने 2008 में शुरू किया और हमने 2008 सितंबर में उसको समाप्त किया। तो उस 10 पेशेंट को हमने करीब अब 15 महीने तक फॉलोअप कर लिया। तो उसमें शुरू में 6 महीने तक 10 में से 7 लोगों में इम्प्रूवमेंट आया। और हमारा इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया ये था कि आपका इंसुलिन या तो बंद होता है या इंसुलिन आप जितना लगा रहे हैं उसका 50% कम होता है। जैसे आप 50 यूनिट लगा रहे हैं, ये 25 हो जाता है, तो हमने उसको माना कि भाई ये पेशेंट इम्प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्राइटेरिया को देखते हुए हमने दिखाया कि भाई 10 में से 7 पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ, 3 में नहीं हुआ। और जिनमें इम्प्रूवमेंट हुआ उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये नज़र आई कि जो लोग रिलेटिवली थोड़े से मोटे थे, तो उन लोगों में थोड़ा बेटर फ़ायदा हुआ। दूसरा, जिन लोगों के स्टेम सेल लगाने से पहले ग्लूकोज के स्विंग्स बड़े कम थे, उन लोगों में ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जिन लोगों के ग्लूकोज के स्विंग्स बड़े ज़्यादा थे, उन लोगों में नहीं फ़ायदा हुआ। और तीसरा, हमने उसमें ये भी देखा कि आप जितने स्टेम सेल लगाते हैं उससे बड़ा अच्छा कोरिलेशन, यदि आप ज़्यादा स्टेम सेल लगाएंगे तो ज़्यादा फायदे का गुंजाइश है। तो उसके बाद फिर हमने दिसंबर अभी 2009 से दोबारा शुरू किया हमने। तो अभी हमने 2 पेशेंट को अभी तक और लगाया है। इस बार थोड़ा सा और टेक्निक में चेंज किया कि दूसरा स्टेम सेल, यानी पहले हम केवल एक स्टेम सेल का इंजेक्शन लगा रहे थे, इस बार हमने 2 स्टेम सेल का इंजेक्शन लगाया। पहला स्टेम सेल बेसलाइन पे और दूसरा स्टेम सेल का इंजेक्शन लगाया हमने 2 महीने बाद। तो टोटल कितने केसेस? टोटल अब देखा जाए 10 तो पुराने और 2 है, तो 12 केसेस। 12 केसेस एंड 70% सक्सेस रेट। 70% सक्सेस रेट है। और 15 महीने तक 6 लोग, यानी 10 में से 6 लोग, 60% लोग मेंटेन कर रहे थे वो अपना जो 50% रिडक्शन है इंसुलिन डोज। ये जो पूरा प्रोसीजर है डॉक्टर साहब, ये कितना लेंथ का है एक आना? शुरू में पेशेंट को हमने ब्लड ग्लूकोज को बड़ा टाइट कंट्रोल किया, करीब उसमें हमने 12 हफ्ते लगाए। तो उसमें पेशेंट को हर महीने एक बार आना पड़ता था, तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। हाँ, परंतु जिस दिन स्टेम सेल करते थे उसके एक दिन पहले हम मरीज़ को दाखिल करते थे। और टोटल जो प्रोसीजर है स्टेम सेल का, जिसमें स्टेम सेल निकालना और स्टेम सेल को डालना, दिस वाज अराउंड 60 मिनट्स, 60 मिनट के आसपास का प्रोसीजर था। और अगले दिन हम पेशेंट को फिर डिस्चार्ज कर देते। और तीसरे दिन पेशेंट फिर अपना रूटीन नॉर्मल वर्क कर सकता है। तो इसलिए हॉस्पिटल स्टे वाज 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम। हाँ, पहले पेशेंट में जिसमें हमें खुद को नहीं पता था क्या हुआ, उसको हमने 5 दिन स्टे कराया। हमने देखा कि उसमें क्या होता है। बाकी अब हम थोड़ा सीख गए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अभी हम, पर वी आर आल्सो लर्निंग बाई। तो अब 24 घंटे में यूजुअली हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और इन इफेक्ट जब आप इंजेक्ट करते हैं तभी से इन इफेक्ट आ जाता है? नहीं, ये इन इफेक्ट जो पहले पेशेंट में आया वो 7वें दिन पे आया। और बाद वाले पेशेंट्स में इफेक्ट चला करीब 2.5 से 3 महीने तक। तो इफेक्ट धीरे धीरे आता है और 2.5 से 3 महीने तक उसमें समय लगता है। ये 50% रिडक्शन है, इट इज़ नॉट इमीडिएट इफेक्ट। ऐसा क्यों है? इट्स ए वेरी स्लो। इसका मतलब ये कारण ये है कि स्टेम सेल डालने के तुरंत बाद वो जो पैंक्रियाज में जो बचे हुए सेल हैं उनको एक जो स्टिमुलस मिलता है, आई थिंक इट टेक्स टाइम। और दूसरा, पॉसिबल कोई कुछ स्टेम सेल शायद पैंक्रियाज वाले सेल बनते हों, एंड इट आल्सो टेक्स टाइम। सो इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस। हाँ, परंतु पहले पेशेंट में रिस्पॉन्स वाज वेरी फास्ट, परंतु बाकी पेशेंट्स में हमने लगभग 2-2.5 महीने तक उनका इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हुआ। हाँ, 2.5 महीने 3 महीने के बाद फिर बंद हो गया। मतलब जितना होना था वो 2-2.5 महीने में सारा लगभग हो गया। तो ये प्रोसीजर बार बार करना पड़ता है? अभी तक तो हमने जो पहले 10 पेशेंट किए थे केवल एक बार किए हमने। उन्हीं पेशेंट को हमने 15 महीने का फॉलोअप दिखाया, उसमें 6 लोग अभी भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो लेसन ये है कि यदि हम हमारा डोज बढ़ा दें स्टेम सेल का तो शायद ज़्यादा सक्सेस हो। यदि हम इसी इंजेक्शन को जैसे हम 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, तो शायद और ज़्यादा सक्सेस हो। तो इस बारे में हमने अभी कोशिश की। जो अभी हमने दूसरा बैच जो शुरू किया उसमें हमने इस बार 2 बार लगाया, एक पहली बार और दूसरा फिर 8 हफ्ते बाद। जी,
क्या हर डायबिटिक पेशेंट इस प्रोसीजर के थ्रू गुजर सकता है या आपकी कुछ सिलेक्शन केवल प्रोसेस? सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमने ये रखा था कि टाइप 2 डायबिटीज़ होना चाहिए, मैंने ऐसे डायबिटीज़ जिनको बचपन से यानी डायबिटीज़ थोड़ा अधेड़ उम्र में यानी 40-45 साल की उम्र में हुआ हो, और दूसरा इस समय वो पहले 4-5 साल उन्होंने अपना गोली से शुगर को कंट्रोल किया हो और अब वो इंसुलिन लगा रहे हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के ऐसे मरीज जो शुरू में 4-5 साल गोली से चले हैं और अब इंसुलिन लगा रहे हों और गोलियां उनमें काम करना नहीं कर पा रही हैं, तो अब इंसुलिन लगा रहे हैं, तो उन लोगों को हमने चुना कि ऐसे लोग, और उनका गुर्दे के फंक्शन ठीक होना चाहिए और आँख में जो डायबिटीज़ के चेंजेस हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह हो जाए जी। तो वो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया थे। तो जो गोलियों पर हैं वो नहीं, जो गोलियों पे हैं अभी उनमें नहीं शुरू किया, जो टाइप 2 डायबिटीज के जो इंसुलिन पे हैं उनको ही हमने इसलिए शुरू किया कि ताकि उनको पता लगे कि इंसुलिन वास्तव में कितना कम होता है। जी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों पर आप ये प्रोसीजर करते हैं आमतौर पे वो किस उम्र के होते हैं? अभी यूजुअली हम 40-45 के आसपास के लोगों की उम्र में करते हैं, परंतु जो हमने पहले 10 पेशेंट किए उनका मीन एज वाज अराउंड 55 ईयर्स एंड उनका ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज वाज अराउंड 15 ईयर्स एंड दे वर ऑन इंसुलिन अराउंड फॉर 5 years. 5 years. Very long time. Yeah, it's such a big relief So for them. such a big relief for them because even many were taking 3 pricks a day. It came down to 1 prick, and 2 became off initially. So they were completely off, and they're maintaining till the 15 months. I think there is a scope that stem cell it works, but we do not know how does it work. That has to be explored, and we need more number of patients to substantiate our observations. Definitely. क्या इस प्रोसीजर के कोई एडवर्स Adverse इफेक्ट्स effects, भी देखने को मिले? एडवर्स इफेक्ट्स में शुरू में 2-3 पेशेंट्स में हमने एक तो ये नोट किया कि उनको थोड़ा नोजिया और वोमिटिंग होता था। वो डेट इज़ मेनली बिकॉज कि हम उनको एक इंजेक्शन लगाते थे, उसकी वजह से हम पैंक्रियाज के फंक्शन देखते थे। दैट ओनली लास्टेड फॉर 30-35 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद किसी भी पेशेंट को कहीं कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं। देयर वाज नो डेथ, there was no major side effects, and there was no even minor side effects. हाँ, only you can say that जो नहीं हुआ ये कि 3 लोगों में असर नहीं आया, वही साइड इफेक्ट, बाकी कोई साइड इफेक्ट। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। That's very It's a very nice. safe, yeah. Yes. आप मेरे को ये बताइए कि कितना कॉस्ट आता है एक पेशेंट? कॉस्ट ऐसा था कि पीजीआई के हिसाब से तो उसका चार्ज केवल 200 रुपये ही है। ओके। परंतु यू नीड स्टेम सेल सेपरेटर हाँ जी। that costs around 7,000 rupees. Okay. And you need a cannula to put the stem cells into your pancreas. You need cost around 7,000 rupees more. So total cost was around 15 to 18,000 rupees at that time. Okay. पर खुशी इस बात का है कि what we did first time in the world, because this procedure has never been done in the world. Yes. So our institute has got a credit that this procedure was done for the first time in these patients globally. तो अभी ये रिसर्च जारी है या अभी एक नहीं, अभी treatment के form? अभी चल रही है। अभी हमने दोबारा जो लिया है उसमें दोबारा शुरू किया है, उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन किए हैं। हमने कुछ दवाइयाँ अब ऐसी शुरू करी हैं पहले, स्टेम सेल से पहले, ताकि वो दवाइयाँ स्टेम सेल को सर्वाइव करने में बेटर हो सकेगी। तो 3 महीना हम दवाई को अब स्टेम सेल लगाने से पहले दे रहे हैं। दूसरा हमने ये शुरू किया कि स्टेम सेल का दूसरा इंजेक्शन अब हम वो 2 महीने बाद दोबारा दे रहे हैं। जो हम पहले केवल एक ही इंजेक्शन दिया था, अब हम 2 इंजेक्शन, एक स्टेम सेल मैरो से निकाल रहे हैं, ये दूसरा अब हम 8 हफ्ते बाद मोबिलाइज करके फिर स्टेम सेल लगा रहे हैं। सो अब हमने 2 इंजेक्शन कर दिए इस बार। तो 2 टाइम का खर्चा है अब। हाँ, दूसरे टाइम का खर्चा थोड़ा कम है। अच्छा। क्योंकि वो वैसा लंबा प्रोसीजर नहीं है, पर उसका भी करीब 5-1 हज़ार के आसपास खर्चा। तो इस रिसर्च में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता हाँ, है? ये रिसर्च देखो, आपको मैं बताऊँ कि कोई भी रिसर्च है ये अकेले से नहीं होता, इट्स ए टीम वर्क। तो मेरे साथ डॉक्टर नीलम वर्मा हैं जो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, और डॉक्टर खंडेलवाल हैं, निरंजन खंडेलवाल, जो हमारे रेडियोलॉजी के हेड हैं। तो 3 लोगों का हम लोगों का टीम है, और इसमें उनके साथी हैं, डॉक्टर शर्मा हैं और एक डॉक्टर विवेक हैं जो हमें इसमें मदद कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 6 लोग मिलकर इसमें लगातार काम कर रहे हैं।
और वॉलंटियर्स? वॉलंटियर्स पहली जो हमने किया 10 पेशेंट जो 2008 में, उस समय ज़रूर दिक्कत था। अब वो दिक्कत ख़त्म हो गई, क्योंकि जब हमने इसको पब्लिश किया, यानी हमने हमारी रिसर्च को, और स्टेम सेल डेवलपमेंट करके एक जर्नल है उसमें हमने पब्लिश किया इसको, और उसमें ग्लोबली वी शोड दैट कि स्टेम सेल थेरेपी इज़ अनदर मोड ऑफ थेरेपी इन टाइप 2 डायबिटीज़। तो उसके बाद फिर लोगों का रिस्पॉन्स आया। अब हम वी आर गेटिंग इवन पेशेंट्स फ्रॉम लखनऊ एंड इवन फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द कंट्री। और अगर आम आदमी पार्टिसिपेट करना चाहे जो हाँ, डायबिटीज से पीड़ित है? एनीवन। और कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, जैसा लोगों को थोड़ा भ्रांति हो गया था कि रजिस्ट्रेशन चार्ज, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। आप ओपीडी में आइए, दिखाइए, एंड इफ़ यू आर सुटेबल एंड फुलफिलिंग अवर क्राइटेरिया, यू विल बी एनरोल्ड। ये सोचकर ही कि एक बड़ी रिसर्च हुई है और पहली बार हुई है, यही लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा महंगी होगी, अनअफोर्डेबल होगी, लेकिन यदि आप देखें बाहर स्टेम सेल का इट मस्ट बी इन लैक्स ऑफ रुपीज़, पर हमारे देश में मतलब ऐसी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का और गवर्नमेंट का इतना एड होता है इंस्टीट्यूशंस को, एंड आवर डायरेक्टर हैज आल्सो गॉट अ क्रेडिट दैट ही ब्रॉट द स्टेम सेल रिसर्च टू आवर इंस्टीट्यूट। तो मेरे ख्याल से दैट्स व्हाई वी कुड अकम्प्लिश दिस। और एक कलीग और हैं डॉक्टर झा, ही इज़ आल्सो वर्किंग फॉर स्टेम सेल, ही इज़ एस्टेब्लिशिंग द सिस्टम। सो आई थिंक दीज पीपल हैव रियली डन गुड फॉर द इंस्टीट्यूट। जी डॉक्टर साहब, ऐसी और कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए स्टेम सेल थेरेपी यूज़ की जा सकती है? अभी पीजीआई में दो और बीमारियों में यूज़ कर रहे हैं। एक तो न्यूरोलॉजी वाले हमारे स्ट्रोक में यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा है कार्डियोलॉजी वाले जो उसमें हार्ट अटैक में यूज़ कर रहे हैं। तो उनके डेटा अभी दे आर डूइंग स्टडीज़, उनके डेटा भविष्य में रिलीज़ होंगे, उसके बाद ही उनके बारे ये 2 एरिया और हैं जहाँ पे काम चल रहा है। And we were first to publish also. And that's why we got just that. Otherwise, if you don't publish your data, you don't know what you are doing. So we just followed these patients for initial 6 months and we published. So we had some outcome that which we could show this to the world. Definitely. So any more information that you would like to give? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि everything goes well, I think we will do more work in this area. So our next plan is that we will try to localize where these stem cells are going. We know that we are directly injecting to pancreas, but we don't know how many. We are injecting 3 billion cells. Yes. I don't know how many cells are going really into pancreas. And what all good effects are And how they are producing the beneficial effect, I don't know. So I think we have to focus more. I think it will take another 10 years. I have to put 10 years more to really tell you that कि ये स्टेम सेल कैसे काम कर रही है। हाँ, अभी इतना कह सकते हैं कि काम करती हैं, और अभी कई बार स्टेम सेल लगाया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। पर स्टेम सेल हालांकि हम पैंक्रियाज में डाल रहे हैं, पर कितनी पैंक्रियाज में पहुंच रही हैं ये हमें नहीं पता, जो हम इस बार कर देंगे, लोकलाइज कर देंगे। परंतु स्टेम सेल कैसे काम कर रही हैं और कैसे पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर रही हैं या नहीं अपने आप पैंक्रियाज बन जाती हैं, उस बारे में मेरे ख्याल से अभी और काम करना पड़ेगा। सर, जिन पेशेंट्स पर आपने ये प्रोसीजर किया है, क्या उनमें ओवरऑल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आया है? डेफिनेटली। उसमें एक चीज़ और है कि जो हमने नोट किया वास्तव में, उनका जब इंसुलिन कम हो गया तो दे ऑल लॉस्ट वेट and their quality of life improved. So their routine physical activity, their normally the fatigue in the life they used to have earlier, and they it all improved. Even we also noted there was a decrease in doses of anti blood pressure drugs. Okay. That was also happened. Okay. Because once you lose weight, all these things goes down. Yes. So that was also, we reported these observations that कि blood pressure की दवाइयों में भी उससे कमी आया, क्योंकि लोगों का वजन एवरेज अराउंड 10 में से जो 7 लोग जिन्होंने रेस्पॉन्स किया, दे लॉस्ट अराउंड 6 kg वेट। ओके, दैट्स अ ग्रेट, विदाउट डूइंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद अस, सर। थैंक यू।